स्टूडेंट आया है, चलो है। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने, आवाज़ आ रही है सबको? यस सर, आ रही है आवाज। ओके। लास्ट क्लास में हमने कुछ ये बेसिक स्ट्रक्चर देखा था कि हमारे पास वेरीलॉग जो लैंग्वेज है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है हमारे पास। तो हम लोगों ने एक कंपैरेटर छोटा सा बनाया था, और कंपैरेटर में ये होता है कि दोनों इनपुट सेम हो तो आउटपुट वन आ जाती है। फिर हमने उसकी इक्वेशन बनाई, इक्वेशन हमने मिन टर्म्स को लेके ये इक्वेशन बनाई, और फिर हमने ये सर्किट डायग्राम बनाई। अब इस सर्किट डायग्राम को हम लोगों ने कोडिंग करनी है। तो वेरीलॉग में जिस तरह सी या सी प्लस प्लस में आप लोग मेन बनाते थे, मेन प्रोग्राम होता था आपका, इस तरह यहाँ पे मॉड्यूल्स बनते हैं आपके पास। ठीक है, तो हर एक सर्किट का एक मॉड्यूल बनेगा। तो हम यहाँ पे मॉड्यूल बनाते हैं। मॉड्यूल के तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, एक इनपुट आउटपुट, एक सिग्नल डिक्लेरेशन, इंटरनल सिग्नल डिक्लेरेशन, और थर्ड होता है उसकी बॉडी या उसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस मॉड्यूल के अंदर ये सब चीज़ें हम लोग लिखेंगे। फिर हम लोगों ने नेमिंग रूल्स को थोड़ा सा देखा था कि नेमिंग रूल्स में क्या क्या चीज़ें का ख्याल रखना पड़ता है हमें। यूनिक नेम होने चाहिए, यूनिक नेम होने चाहिए आपके पास, कंपोज ऑफ लेटर, डिजिट या अंडरस्कोर और डॉलर साइन हो सकते हैं आपके पास। और फर्स्ट करेक्टर जो है वो किसी भी वर्ड का या नेम का लेटर या अंडरस्कोर होना चाहिए। ठीक है, वो डिजिट नहीं हो सकता, 1 2 3 में से कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद डॉलर साइन जो है यूजुअली सिस्टम टास्क के लिए और फंक्शंस के लिए यूज होते हैं, जो बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं। उनमें हम आगे जब टेस्ट बेंच वगैरह बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि डॉलर साइन जो है हमारे पास बिल्ड इन होता है। नाम जो है आपने मीनिंगफुल नेम देना होगा जब भी आपने किसी भी वेरिएबल का नाम रखना है, आइडेंटिफायर्स का नाम रखना है, तो आपने उसका नाम जो है वो ऐसा नाम रखें कि उस वो जज हो सके ये क्या चीज़ है। ठीक है, खाली ABCD लिखने से वो जज नहीं हो सकता कि क्या नाम है, किस चीज़ का नाम है क्या। एक देखिए, छोटे से सर्किट में तो ठीक है ABC चल जाता है, लेकिन जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है, फिर आपके पास जब लॉजिक नहीं होती तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वायर किसके साथ मैंने लगाई थी। ठीक है, क्या किसके साथ कनेक्ट किया था मैंने। तो उसमें अगर आप मीनिंगफुल नेम दे देते हो उस चीज़ को, तो वो आपको डिबग करना कोड जो है वो बड़ा आसान हो जाता है। और कुछ दिनों बाद अगर आप देखोगे तो आपको पढ़ना भी आसान होगा कि ये अच्छा ये चीज़ मैंने की थी इसमें। तो इसलिए मीनिंगफुल नेम देना चाहिए हमेशा। उसके बाद वेरीलॉग इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, डेटा बस एंड डेटा बस आर डिफरेंट आइडेंटिफायर्स। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है, एक में स्मॉल डी है और एक में कैपिटल डी है। तो स्मॉल और कैपिटल में ये फ़र्क कर लेता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप जो है वो स्मॉल ही लिखें सबका। ठीक है, और वही बेसिकली ज़्यादातर चल रहा होता है। उसके बाद हमने कहा जी कीवर्ड्स कुछ यूज़ होते हैं, जैसे मॉड्यूल है, वायर है, साइन है। ये आपको साथ साथ जब आप करते रहेंगे तो ये आपको समझ आती जाएगी कीवर्ड्स कौन कौन से हैं हमारे पास। ठीक है, अभी फिलहाल हमने मॉड्यूल पढ़ा, वायर पर और असाइन पढ़ा हम लोगों ने, और एंड मॉड्यूल हमने देखा। वाइट स्पेसेस जो हैं ये टैब से आती हैं, स्पेस से आती हैं, ये न्यू लाइन करेक्टर से आती हैं, इंटर से। ठीक है, इस स्पेसेस को कोई कोड में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, ये खाली होती हैं फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, आप जितनी मर्जी स्पेसेस दे दें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये खाली कोड रीडेबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं, आसानी से कोड रीड हो जाए मेरे पास। उसके बाद कमेंट्स हैं, कमेंट डबल स्लैश से एक लाइन का होगा, और ये इस तरह अगर हम देंगे तो मल्टीपल लाइंस को कमेंट आउट कर देगा। तो डाटा टाइप्स जो है वो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे छोड़ा था कि डाटा टाइप्स जो है वो इनपुट आउटपुट और इंटरनल वायर्स या आउटपुट या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हमने बेसिकली डाटा टाइप्स चाहिए होती है कि किस डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या करना है। ठीक है, और क्या चीज़ है उसकी चाहिए कि इन साइज क्या होना चाहिए इनपुट आउटपुट का। ठीक है,
वैल्यू किस तरह दें हम लोग, हेक्साडेसिमल में दें, बाइनरी में दें, किस चीज़ में वैल्यू दें, और ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाटा टाइप्स में 4 वैल्यूज़ हम दे सकते हैं। ठीक है, ये 4 बेसिक वैल्यूज़ है। ठीक है, 0 1 Z और X। और इसमें 0 जो है फॉल्स कहलाता है, लॉजिक 0 होता है। 1 जो है लॉजिक 1 है, ट्रू कहलाता है। Z जो है इसको बोलते हैं हम हाई इम्पीडेंस। हाई इम्पीडेंस हम उस वक्त रखते हैं सर्किट के जब हमने किसी आउटपुट को अननोन करना हो। अननोन आउटपुट बेसिकली एक हाई इम्पीडेंस होती है, और इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। फिलहाल यही समझ लें कि ये भी एक तरह का एक्स ही है, लेकिन ये आउटपुट का एक्स होता है। ठीक है, किसी भी सर्किट की आउटपुट को हम एक्स जब करना तो हम जेड करते हैं, बिकॉज ये एक हाई इम्पीडेंस होता है और इसकी वजह से करंट जो है ट्रेवल करते हुए सर्किट के अंदर नहीं आता। उसके बाद एक्स एक अननोन वैल्यू है, ये तो हम देख चुके हैं, और ये मॉडलिंग और सिमुलेशन में हमारे पास काम आती है। अच्छा, उसके बाद ये डाटा टाइप ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स ही हैं इसमें मेन, जो डिफरेंशिएट होते हैं। और जब हम अभी हम जो है ये सिर्फ वायर वाला ही पहला ग्रुप कर रहे हैं। ठीक है, अगले लेक्चर या उससे अगले लेक्चर में हम लोग इस ग्रुप को भी देखेंगे। तो ये नेट ग्रुप है क्या? ये है फिजिकल कनेक्शन बिटवीन हार्डवेयर कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट्स में कनेक्शन करना हो तो हमें नेट डाटा टाइप रखनी पड़ती है। और नेट की जो सबसे मशहूर टाइप है वो वायर है। ठीक है, ये मतलब ये 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, इस ग्रुप में डिफरेंट कैटेगरीज की है हमारे पास। तो वायर जो है वो सबसे मशहूर है। वायर आप लोगों ने अभी पीछे भी, ये अगर मैं दिखाऊं एग्जांपल, तो इसमें भी हमने ये वायर्स ही यूज़ की थी काफ़ी। तो ये क्या कहता है, इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। ये देखें, ये इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए क्या यूज़ किया हुआ है इसने, वायर यूज़ किया हुआ है। और इंटरनल कनेक्शंस के लिए भी हम वायर ही यूज़ करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये बता रहा है कि रिप्रेजेंट फिजिकल कनेक्शन बिटवीन हार्डवेयर कंपोनेंट्स, एक से दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। आउटपुट ऑफ कंटिन्यूस असाइनमेंट। अच्छा, कंटिन्यूस असाइनमेंट मैंने बता दी लास्ट टाइम भी कि ये जो असाइन कीवर्ड होता है, ये असाइन कीवर्ड होता है। इसके जो ये आउटपुट होती है, ये इक्वल की इस साइड पे, ये हमेशा नेट ग्रुप की होनी चाहिए, यानी कि वायर होनी चाहिए। ठीक है, ये दूसरे डाटा टाइप नहीं होगा हमेशा जब भी असाइन कीवर्ड यूज करेंगे हम लोग। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस असाइनमेंट। कंटिन्यूसली असाइन कर रहा है, इस वजह से इसको कंटिन्यूस असाइनमेंट बोलते हैं। उसकी कहता है आउटपुट हमेशा क्या होनी चाहिए, नेट ग्रुप होनी चाहिए। उसके बाद कनेक्टिंग सिग्नल बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल्स। ठीक है, अभी तो हमने देखा ये एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में कनेक्ट करने के लिए भी हम जो है वो नेट ग्रुप को यूज करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल दी हुई है वायर P0 P1, ये जो हम एक एक बिट की हमने देखी। अच्छा, एक बिट से ज़्यादा अगर कोई वैल्यू लेनी हो तो हम वायर और इस तरह लिखते हैं 7:0 या 0:7 कर सकते हैं। तो ये टोटल 8 बिट की बनी। ठीक है, जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जा रही है। तो ये 8 बिट का सिग्नल बन गया हमारे पास। ठीक है, ये भी सेम उसी तरह 8 बिट का सिग्नल है। फर्क ये है कि इसका अगर मैं ये वाले 7 लिखूंगा तो बेसिकली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो एक्सेस होगी, और यहाँ पे अगर मैं 7 लिखूंगा तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एक्सेस होगी। ठीक है, वाइस वर्सा अगर मैं 0 लिखूंगा तो लीस्ट सिग्निफिकेंट, यहाँ पे 0 लिखूंगा तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारे पास जो है वो एक्सेस होगी। सिर्फ बिट को जब रीड करेंगे तब आपको जो है ध्यान रखना है कि 0 से 7 है या 7 से 0 है। अदरवाइज इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। 8 बिट अगर पूरा रजिस्टर आप एक्सेस करते हैं तो वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये लिखते किस तरह, वायर, उसका साइज देना होता है कितने बिट की है, और उसका नाम जो भी आपने रखना है वो इधर उसने नाम रखा हुआ है ADDR एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे वायर 0 से 7 और डाटा नाम रखा हुआ है उसका। उसके बाद हम मेमोरी एलिमेंट भी बना सकते हैं। तो वायर 3:0 MEM1 31:0। ये कह रहा है 32/4 मेमोरी है। 32/4 का मतलब क्या है कि 32 इसकी विड्थ है
और 4 इसकी जो है वो हाइट है। ठीक है, तो ये एक ऐसी मेमोरी एलिमेंट बनाती है इसने जिसमें 32, एक लोकेशन पे 32 वैल्यूज है। अगर मैं ये ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये एक मेमोरी एलिमेंट है। तो इसकी ये जो है ये 32 पोर्शन जो है, ठीक है, अप टू जीरो से लेके 31 तक, और इस तरह के टोटल 4 है। ठीक है, ये शुरू होगा 3, 2, 1 एंड 0। ठीक है, तो ये 32 के 4 जो है वो एलिमेंट इसमें अवेलेबल होंगे। 32 क्रॉस 1 की ये हमारे पास मेमोरी बन जाएगी, ये जब हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी मर्जी, अपनी मर्जी से कोई भी मेमोरी आप बना सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ और भी डाटा टाइप्स हैं और ये बहुत कम यूज़ होती हैं। ठीक है, जो बैंड हो गया फॉर वाइड एंड कनेक्शन सप्लाई, ज़ीरो फॉर ग्राउंड कनेक्शन। ठीक है, इसको फिलहाल छोड़ दें, ये यूज़ भी वैसे हम नहीं करेंगे। बेसिकली दो आउटपुट को इकट्ठा एंड करने के लिए बैंड यूज़ होता है हमारे पास। और सप्लाई ज़ीरो होता है कि हम लोगों ने ग्राउंड कनेक्शन किसी चीज़ को करना हो तो हम डायरेक्ट सप्लाई ज़ीरो उसका डाटा टाइप ले लेते हैं, तो वो ग्राउंड होती है हमारे पास। खैर, इसको आज तक तो कभी भी मैंने कभी भी नहीं यूज़ किया वैसे, और बहुत कोई एडवांस सर्किट में शायद यूज़ हो जाए, मैंने कभी नहीं देखा कहीं यूज़ होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वेरिएबल ग्रुप्स हैं। वेरिएबल ग्रुप में हमारे पास जो यूज टू एब्स्ट्रैक्ट स्टोरेज इन बिहेवियरल मॉडलिंग। ठीक है, अच्छा ये याद रख लें, नेट ग्रुप में मेन जो है उस वो है वायर। ठीक है, और इसमें जो मेन चीज़ है वो है रेज के नाम से। ठीक है, और ये दो ही आप मोस्टली यूज़ करते हो पूरे अपनी वेरीलॉग कैरियर में। ठीक है, ये यूज़ हो रही है। बाकी जो होती हैं वो सिमुलेशन पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। जब आप सिमुलेशंस वगैरह कर रहे होते हो उसमें उनको हम यूज़ करते हैं। सर्किट में कभी भी वायर और रेज के अलावा कोई भी नहीं यूज़ होती। ठीक है, अच्छा अब ये जो रेज है ये यूज्ड टू एब्स्ट्रैक्ट स्टोर इन बिहेवियरल मॉडलिंग। ठीक है, अच्छा दो तरह की मॉडलिंग मैंने बताई थी, एक जो है वो गेट लेवल मॉडलिंग है जिसमें कंटिन्यूस असाइनमेंट आती है, और दूसरी आती है बिहेवियरल मॉडलिंग जिसमें आप ऑलवेज ब्लॉक लगा के बेसिकली काम कर रहे होते हैं। वो आगे कुछ लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो उसमें जो है ये रेज डाटा टाइप होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऑलवेज ब्लॉक लगेगा उसमें डाटा टाइप होगी रेज, और जब भी हमारे पास ऑलवेज ब्लॉक के बगैर लगेगा, कंटिन्यूस असाइनमेंट होगी, असाइन कीवर्ड यूज़ होगा, उस टाइम हमारे पास वायर यूज़ होगी। ठीक है, यूज इन द आउटपुट ऑफ द प्रोसीजरल असाइनमेंट। ठीक है, प्रोसीजरल असाइनमेंट्स क्या होती हैं वो भी हम देखते हैं। वो बेसिकली इसी तरह होता है, उसके साथ असाइन कीवर्ड नहीं यूज हो रहा था। P इक्वल टू P1 प्लस P2 मैं इस तरह लिख देता हूँ, इस तरह की असाइनमेंट होगी, लेकिन इसके साथ यहाँ पे असाइन नहीं होगा। ठीक है, वो होगी प्रोसीजरल असाइनमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे जो है वो कंटिन्यूस असाइनमेंट में असाइन साथ लिखा होगा। ठीक है, आगे जाके ये आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज कर रही हैं कि असाइन क्यों यूज़ कर रहे हैं और क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके जो है आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब ये जो रेज टाइप है ये मे और मे नॉट कंटेन स्टोरिंग एलिमेंट्स। तो ये हो सकता है कि स्टोरिंग एलिमेंट बना दें, या हो सकता है कि हम खाली टेम्पररी वैल्यू स्टोर करने के लिए थोड़ी देर के लिए जो है वो बनाए इसको। तो रेज जो है ये मे और मे नॉट कंटेन स्टोरिंग एलिमेंट्स। ठीक है, इसको हम मेमोरी एलिमेंट के तौर पे तो नहीं यूज़ करते, लेकिन कुछ देर के लिए स्टोरिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद और भी है, जैसे इंटीजर हो गया, रेल हो गया, टाइम हो गया, रियल टाइम हो गया, ये भी सिमुलेशंस के लिए सिर्फ यूज़ होते हैं हमारे पास। ठीक है, जिस तरह ये नेट ग्रुप में ये सिमुलेशंस के लिए यूज़ होते हैं, इसी तरह जो है हमारे पास ये भी सिमुलेशंस के लिए यूज़ होंगे। जब हम सिमुलेशंस करेंगे तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, तो इस स्लाइड की मैं समरी अगर करूं तो समरी ये है कि दो ग्रुप्स होते हैं, नेट ग्रुप एंड वेरिएबल ग्रुप।
नेट ग्रुप में आता है वायर और वेरिएबल ग्रुप में आता है रजिस्टर। नेट ग्रुप हम यूज़ करते हैं दो फिजिकल कनेक्शंस या हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करने के लिए, या कंटिन्यूस स्टेटमेंट की आउटपुट जब भी होगी तो उसका डाटा टाइप होगा वायर। और रेज कब यूज़ करेंगे, जब बिहेवियरल मॉडलिंग कर रहे होंगे और प्रोसीजरल असाइनमेंट्स जो है जिनके साथ असाइन नहीं आ रहा होता, उनके आउटपुट जो है वो रेज होनी चाहिए। ठीक है, वो ज़रूरी है। अच्छा, अब नंबर रिप्रेजेंटेशन की तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ किस तरह देनी है। हमने रेज और ये तो बना लिया, ये एड्रेस वन और डाटा बना लिया, रेज बना लिया। अब इनको वैल्यूज़ किस तरह देनी है। ठीक है, हमने कोई ना कोई तो वैल्यू देनी होती है सिग्नल्स को। अब वो वैल्यूज़ किस तरह देते हैं, वो वैल्यू देने का तरीका ये है कि आपने ये सिंटेक्स याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आता है साइन। ठीक है, साइन क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी बेस क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, साइन से मकसद है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, अगर साइन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, सेकंड है साइज क्या है, कि कितने बिट की वैल्यू मैंने देनी है। 5 बिट की देनी है, 10 बिट की देनी है, 20 की देनी है, कितने बिट की वैल्यू है जो मैं देना चाह रहा हूँ, तो वो साइज बताना होता है। फिर ये अपॉस्ट्रोफी डालनी ज़रूरी है। ठीक है, साइज के बाद अपॉस्ट्रोफी आती है, उसके बाद आपने बताना है कि किस नंबर सिस्टम में दे रहा हूँ मैं, बाइनरी में दे रहा हूँ, हेक्साडेसिमल में दे रहा हूँ, डेसिमल में दे रहा हूँ, किस चीज़ में दे रहा हूँ, तो वो बेस भी बताना ज़रूरी होती है। उसके बाद उसकी वैल्यू देनी है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसके साथ कोई साइन नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। उसके बाद सेकंड चीज़ होती है साइज। साइज कितना है, 5, तो ये 5 बिट की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद ये अपॉस्ट्रोफी डाली, उसके बाद उसने बी लिखा, बी स्टैंड फॉर बाइनरी, तो बाइनरी में मैं वैल्यू देना चाह रहा हूँ, और बाइनरी में क्या वैल्यू देना चाह रहा हूँ, ये वैल्यू है। ठीक है, 1101 0 ये वैल्यू, तो हमारे पास मेमोरी में ये हमेशा बाइनरी में ही स्टोर होती है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देख लें तो इस सेम वही है, साइन कोई नहीं है, 5 बिट्स है, बाइनरी में वैल्यू है, और वैल्यू क्या है, 11-010। अच्छा, ये अब डैश को इग्नोर कर देता है। ठीक है, ये इग्नोर कर देता है इसको, तो ये वैल्यू वही हमारे पास फिर सेव होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीकों से हम वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद कोई साइन नहीं है, 5 बिट्स है, ओ है, ओ स्टैंड फॉर, कोई बता सकता है मुझे। हाँ जी, कोई बताए ओ से क्या मतलब है, कि किस नंबर है। सर ऑक्टेल। हाँ, ऑक्टेल, बिल्कुल गुड, ऑक्टेल। ठीक है, ऑक्टेट में बेसिकली हम वैल्यू दे रहे हैं कि वैल्यू क्या है, 32। ठीक है, ऑक्टेट में वैल्यूज जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाती हैं। सर 0 to 7। 0 to 7, गुड। तो वैल्यू ऑक्टेट में जाती है 0 to 7, तो ये कितनी बिट्स इसको चाहिए होती है एक करेक्टर को। सर 3 bits। 3 बिट्स, गुड। तो इसको चाहिए 3 बिट्स। ठीक है, अब इसने लिखा हुआ है 3 and 2। ठीक है, तो इसमें 3 को आपके पास 3 बिट चाहिए, और 2 को 3 बिट या 2 बिट में भी 2 हो सकता है। ठीक है, तो ये इसने क्या लिखा हुआ है, अ, ये 3 लिखा हुआ है, सॉरी, इसको 2 को इसने जो है वो 3 बिट में लिखा हुआ है, और इसको जो है वो 2 बिट में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको 3 बिट ले लिए जो इससे लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे है, और इसको जो है वो 2 बिट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल मिला के हमारे पास 5 बिट में है, ये 6 बिट में भी हो सकता था, और 5 बिट में भी पूरा आ गया हमारे पास। ठीक है, नंबर लिखते हैं ना, तो आप बेसिकली आखिरी वाले को बेसिकली इग्नोर भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास 2, और ये हो गया 3, तो 3 और 2 को उसने लिखा हुआ ऑक्टेट में। इसी तरह 5 बिट्स हैं, साइन कोई नहीं है, हेक्साडेसिमल, एच फॉर हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में एक जो है वो 4 में होता है, तो ए को 4 बिट दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ये ए है,
और ये आपके पास 1 है, ठीक है। तो A और 1 इसको 4 8 बिट में भी स्टोर किया जा सकता था, लेकिन उसने मिनिमम बिट्स लिए जितनी इसको रिक्वायर्ड है। इसमें अब 2 स्टोर नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके लिए फिर एक और बिट चाहिए होती है हमें। ठीक है, इस बात समझ आ रही है? यस सर। ओके जी, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है डेसिमल में, तो डेसिमल में डायरेक्ट जो है 26 इसमें लिख दिया। 5 बिट है, डी है 26। जो 26 जो है ये वैल्यू है, अगर इसको हम देखें 2 है 6 8 शो 2 4 चाहिए, किस तरह बना है? सर हमारे पास कोई भी वैल्यू किसी भी नंबर सिस्टम में अगर हो, जो स्टोर होनी है वैल्यू हमारे पास बाइनरी में ही होनी है ना? जी हाँ, स्टोर हमेशा बाइनरी में होती है, क्योंकि आपके पास सर जो दे आर जस्ट कन्वर्जन्स फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी और हाँ एनी जी, अदर। एनीथिंग। देखा, हम जो वैल्यूज देते हैं ना, वो अपनी मर्जी से देते हैं, अपनी आसानी के लिए देते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली स्टोर उसने बाइनरी में ही होनी होती है हमेशा। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो मशीन लैंग्वेज है वो बाइनरी में ही चल रही होती है, इस वजह से। तो ये 16 ठीक है ना, ये बनता है 2 4 8 16 प्लस 8 24 25 26। ठीक है, तो ये 26 हमारे पास बाइनरी में बनता है। उसके बाद 5 बिट बी और आगे 0 दे दी, तो इसका मतलब है तमाम जीरोज हैं। ठीक है, तो 5 बिट की वैल्यू अब बाइनरी में है, बाइनरी में है, एक 0 दे दिया, इसका मतलब है बाकी भी तमाम जीरो। 5 बिट बाइनरी 1, तो एक 1 है, बाकी तमाम जीरो है। ठीक है, तो ये जो दिया इसने, ये बेसिकली इसकी वैल्यू दी, बाकी नहीं दी, तो इसका मतलब है 0 है। 5 बिट बाइनरी में है और z वैल्यू देती है, z मैंने बोला था हाई इम्पीडेंस होती है। 5 बिट बाइनरी में x दे दिया, x मींस अननोन है। 5 बिट बाइनरी में 0 1 है और बाकी तमाम x है। ठीक है, 0 1 एंड बाकी x है हमारे पास। इस तरह ये अब माइनस में वैल्यू आ गई। ठीक है, माइनस में वैल्यू यानी कि नेगेटिव वैल्यू है, और 5 बिट्स है, बाइनरी में उसकी वैल्यू है 0 0 0 0 1। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये इसका टूज कम्प्लीमेंट सेव करता है हमेशा। ठीक है, हमने कहा जी नेगेटिव नंबर कोई नहीं नंबर नहीं होता, तो नेगेटिव नंबर जब आ जाए उसका टूज कम्प्लीमेंट हमेशा सेव होता है। तो ये टूज कम्प्लीमेंट ऑफ 0 0 0 1 जो है वो ये 1 5 1, तो ये उसने सेव कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर है वो हमेशा नेगेटिव नंबर जो है वो टूज कम्प्लीमेंट की फॉर्म में सेव होगा। अच्छा, ये साइज नंबर थे कि हमने साइज दे दिया, अगर हम साइज ना दें तो वो ऑटोमेटिकली 32 बिट का नंबर को एक्सटेंड कर देता है। ठीक है, जैसे कि उसने यहाँ पे साइज और कुछ नहीं दिया, तो बाइनरी में 1 1 0 1 0 है, तो 0 1 0 1 1 ये लिखा, और बाकी तमाम चीज़ों को उसने 32 बिट तक 0 से एक्सटेंड कर। इस तरह ये हेक्साडेसिमल में ई है, तो ये ई और ई बनेगा, और बाकी जितनी बिट्स होंगी वो तमाम जीरो हो जाएंगे हमारे पास। इस तरह 1 दिया तो पहला 1 है, बाकी तमाम बिट्स जो है उसकी वो जीरो होगी। इस तरह -1 है, तो ये टूज कम्प्लीमेंट की फॉर्म में इसने सेव। ठीक है, होपफुली ये सबको समझ आ गया होगा, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं। बस आपको ये आना चाहिए कि बस ये जो इसकी फॉर्मेट है ये सही होना चाहिए नंबर देने के लिए। 5 बिट किस फॉर्मेट में दे रहे हो और वो नंबर दे लिखना है आपने। ठीक है, किसी को क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? नो सर, क्लियर है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं। हमारे पास ऑपरेटर जो है वो गेट लेवल पे अगर हम देखें तो नॉट ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है, और है, और एक्सॉर है। ये 4 ऑपरेटर ही बेसिक यूज हो रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम का स्केलेटन देख लेते हैं। अब जो वो पहले मैं प्रोग्राम करवा चुका हूँ उसी को बेसिकली आगे लेके चलेंगे। तो हमारे पास
सबसे पहले जो प्रोग्राम का स्केलेटन है वो तीन बेस चीज़ों के हैं, एक इनपुट आउटपुट, एक सिग्नल डिक्लेरेशन और एक उसकी बॉडी, जिसे हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं कि उसका कोड का क्या है। ठीक है, जो पिछली एग्जांपल में हमने कंपैरेटर वाले में की थी, उसी को फिर से डिटेल में कर। अच्छा, अब इनपुट आउटपुट को पहले देख लेते हैं। इनपुट आउटपुट जो है उसमें ये तीन चीज़ें हमने बतानी होती हैं। एक मोड क्या है उसका, ठीक है, और वो मोड इन तीनों में से कोई एक मोड होगा, और मोस्टली ये पहले दो ही होते हैं। इन आउट बहुत कम मैंने देखा है कि कहीं सर्किट में यूज हो रहा हो। ठीक है, या इनपुट होगा या आउटपुट होगा, या एक ही वायर से इन आउट दोनों होंगे हमारे पास। ठीक है, उसको एज अ इनपुट भी यूज कर सकते हैं, उसको एज अ आउटपुट भी यूज कर सकते हैं। ये ट्राई स्टेट बफर्स में बेसिकली हम लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली आप देखोगे कि 99% आप इन या आउटपुट यूज कर रहे होगे। उसके बाद पोर्ट का मोड बता दिया। मोड बताने के बाद आप बताते हो कि उसकी डाटा टाइप क्या है, वो वायर है या रेज है, इन दोनों में से कोई एक होगी हमारे पास। ठीक है, और लास्ट में उसका नाम क्या है। ठीक है, तो एग्जांपल देखें तो ये उसका मोड है, इनपुट मोड है, ये उसकी टाइप है वायर, और ये वो सिग्नल डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ भी होती है कि यहाँ पे वो बताता है कि साइज़ क्या है। ठीक है, यहाँ पे अभी साइज़ का जिक्र नहीं हुआ, 7,0 है, तो ये 8 बिट का हो जाएगा। खैर, अभी साइज़ जो है वो इसका 1 बिट ही है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 1 बिट होता है अगर आप नहीं लिखते। और अगर ये वायर भी नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट वायर होती है हमारे पास। ठीक है, खाली इनपुट I0 I1 अगर मैं लिख दूँ तो वो भी ठीक होगा इसमें, और ये नाम। ठीक है, इसी तरह ये इसकी मोड लिखा हुआ है, आउटपुट मोड है, वायर है, और इसका नाम क्या है, EQ, और ये भी 1 बिट की है हमारे पास अगर हमने यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, ये सिंपल चीज़ थी। तो ये बता रहा है कि मॉड्यूल लिखते हैं, मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, और इन ब्रैकेट्स में आपने मोड बताना होता है, डेटा बताना होता है, और उसका नाम बताना होता है। तो ये कॉमा सबके साथ आता है, लास्ट वाले के साथ कॉमा नहीं आता। अच्छा, अगर एक ही टाइप के हैं जिस तरह ये इनपुट वायर, तो आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं, और इसको चाहें तो अलहदा भी इनपुट वायर I1 अलहदा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वली, अगर एक ही टाइप है और साइज सेम है तो आप एक ही लाइन में उनको डिक्लेयर कर सकते हैं, जिस तरह हम इंटीजर को करते थे, इंटीजर A B C, तो वो एक ही लाइन में तमाम इंटीजर जो है डिक्लेयर हो जाते थे। यहाँ पे भी उसी तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉडी, प्रोग्राम बॉडी में आ जाते हैं। अच्छा, ये पार्ट जो है समझना बहुत ज़रूरी है, और यही बेसिकली आपका जो है पूरे मैं कहूँ जी वेरीलॉग का एक खुलासा है। ठीक है, प्रोग्राम बॉडी में आपके पास कलेक्शन ऑफ सर्किट पार्ट्स आते हैं हमारे पास। पार्ट्स आर ऑपरेटेड इन पैरेलल एंड एग्जीक्यूट कोकरेंटली। ठीक है, ये वही मैंने बताया था कि जब हम असाइन कीवर्ड यूज़ करते हैं तो जितने भी असाइन की हो रही होती हैं चीज़ें, वो तमाम पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, यानी एट ए टाइम एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। अच्छा, अब सेवरल वे टू डिस्क्राइब अ पार्ट। ठीक है, इसमें आप आ जाते हैं कंटिन्यूस असाइनमेंट, ऑलवेज ब्लॉक। ये दो जो है वो मेन है हमारे पास। कंटिन्यूस असाइनमेंट वो होती है यूजफुल फॉर सिंपल कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ईच असाइनमेंट थॉट एज अ सर्किट पार्ट। ठीक है, हर एक असाइनमेंट जो है वो एक सर्किट पार्ट के तौर पे बिहेव कर रहा होता है। लेफ्ट साइड इज आउटपुट, ये आउटपुट है, एंड राइट साइड इज इनपुट, ये उस सर्किट की इनपुट होगी। एक्सप्रेशन डिस्क्राइब फंक्शन असाइन EQ इक्वल टू P0 और P1। ठीक है, तो इन दोनों को और करके EQ में डाल देगा, असाइन कीवर्ड हो जाएगा। जब ये असाइन कीवर्ड होगा इसका मतलब है ये कंटिन्यूस असाइनमेंट है। कंटिन्यूस असाइनमेंट का मतलब ये है कि हर टाइम पे ये इसकी वैल्यू कंप्यूट करके इसमें डाल रहा है, बेशक इनकी वैल्यू चेंज हो या ना हो। ठीक है, वो क्या करेगा, हर जो उसकी क्लॉक होती है, हर क्लॉक पे इसको कंप्यूट करेगा, इसमें डाल देगा, इसको कंप्यूट करेगा, इसमें डाल देगा। तो कंटिन्यूसली असाइन करता जा रहा है, इसीलिए इसको कंटिन्यूस असाइनमेंट बोला जाता है। ऑर्डर डजेंट मैटर फॉर मल्टीपल असाइनमेंट। ठीक है, वो जो हमने देखी थी कंपैरेटर की, कि पहले आउटपुट पे भेजी थी और बाद में P0 और P1 को कंप्यूट किया हुआ था, तो वो ये बता रहा है कि ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रही होती है। ठीक,
उसके बाद एक और आती है हमारे पास, ऑलवेज ब्लॉक आता है, मोर एब्स्ट्रैक्ट प्रोसीजरल असाइनमेंट। ठीक है, ये थी कंटिन्यूस असाइनमेंट, ये है प्रोसीजरल असाइनमेंट, और ये कम्प्लेक्स सर्किट के लिए यूज होती है, जो कि हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी हम यही देख रहे हैं कि एक ऑलवेज ब्लॉक भी कुछ होता है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद आता है मॉड्यूल इंस्टेंसिएशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक अगर मैंने मॉड्यूल बना दिया किसी चीज़ का, हाफ एडर का, लेट्स सपोज हाफ एडर, तो फुल एडर जो है वो दो हाफ एडर से मिलके बनता है। तो मैं इसी कोड को यूज़ करते हुए मैं एक फुल एडर बना दूंगा। ठीक है, यानी कि हाफ एडर वन एंड हाफ एडर टू को यूज़ कर, वन एंड हाफ एडर टू, इन दोनों, इसी कोड को लिखना नहीं पड़ेगा, मैं खाली उसको एज अ यूज करूंगा। सेम जिस तरह आप फंक्शंस एक दफ़ा लिख लेते हो और उस फिर फंक्शन का खाली नाम लिखते हो तो वो फंक्शन कॉल हो जाता है, इसी तरह मॉड्यूल अगर आप लिख लेते हो तो उस मॉड्यूल का खाली नाम कॉल करने से वो मॉड्यूल पूरा कॉल हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं मॉड्यूल इंस्टेंसिएशन। इंस्टेंस बना देते हैं, उसका एक कॉपी बना देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसकी कॉपी आ जाएगी यहाँ पे, और फिर दूसरी कॉपी भी आ जाएगी, तो जितनी मर्जी कॉपी आप बनाना चाहो, सेम जिस तरह फंक्शन जितनी मर्जी दफ़ा आप कॉल कर लें। इससे फ़ायदा ये होता है कि कोड एक दफ़ा लिखना पड़ता है और हार्डवेयर भी एक ही दफ़ा बनता है, वो उसको बार बार यूज़ करता है हार्डवेयर को। तो हमारे पास हार्डवेयर जो है वो कम से कम होता जाता है अगर वो चीज़ मल्टीपल टाइम यूज़ हो रही है तो। ठीक है, बजाय इसके कि हम एक नया फिर से दोबारा से हार्डवेयर बनाएं, हम वो जो बना हुआ है उसी को बार बार यूज़ कर रहे होते हैं। यूज टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ ऑलरेडी अवेलेबल मॉड्यूल इन द बिगर सिस्टम। ठीक, तो ये हमारे पास है। मैं एक दफ़ा फिर इसका बता देता हूँ। कंटिन्यूस असाइनमेंट होती है, और ये ईच असाइनमेंट जो है वो एक सर्किट पार्ट को रिप्रेजेंट करी होती है, असाइन कीवर्ड से यूज़ होती है। ये वायर होना चाहिए आपके पास, और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि सारी कंटिन्यूस असाइनमेंट पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रही होती है। उसके बाद ऑलवेज ब्लॉक जो है ये एक और तरह की असाइनमेंट है, इसमें प्रोसीजरल असाइनमेंट होती है जो कि कम्प्लेक्स सर्किट के लिए यूज़ होती है। उसके बाद मॉड्यूल इंस्टेंसिएशन क्या होता है कि एक मॉड्यूल बना दिया हमने, उसी को बार बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इनको इस चीज़ को, ये जो दो चीज़ें हैं इनको हम डिटेल में आगे भी देखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद मॉड्यूल वाले को। ये इसको बाद में देखेंगे, इसको अभी देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद सिग्नल डिक्लेरेशन, इंटरनल सिग्नल डिक्लेरेशन आ गया। ठीक है, हमने तीन पार्ट देखे थे ये, तो इसमें पहला इनपुट आउटपुट हो गया हमारे पास। अब हम सिग्नल डिक्लेरेशन की तरफ आए। सिग्नल डिक्लेरेशन में क्या होता है? इंटरनल सिग्नल्स एंड पैरामीटर यूज्ड इन द मॉड्यूल। इंटरनली जो सिग्नल या पैरामीटर यूज हुए हैं उनको डिक्लेयर करना है हमने। ठीक है, और वो आपकी डिज़ाइनिंग पे करता है कि आपने क्या डिज़ाइन किया, किस तरह किया। ठीक है, थॉट एज इंटर कनेक्शन, कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, जिस तरह आपने वायर्स कनेक्ट करते हैं एक सर्किट से एक आउटपुट से दूसरी आउटपुट पे या इनपुट पे, तो उसी तरह ये सिग्नल्स भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, सिंप्लीफाइड सिंटैक्स ऑफ द सिग्नल इज, डाटा टाइप लिखनी है आपने और उसका नाम लिखना है। ठीक है, जैसे कि डाटा टाइप क्या होगी? वायर होगी, और उसका नाम हो गया P0 एंड P1। ठीक है, और इसका साइज भी यहाँ पे आता है कि क्या साइज होना है, 7 से 0 या जितना भी आप साइज, आगे हम देखेंगे कि इसका साइज भी चेंज करेंगे। उसके बाद होता है इम्प्लिसिट नेट। ठीक है, इम्प्लिसिट नेट क्या होता है? इन वेरीलॉग एंड identifier does not need to be declared explicitly. ठीक है, if a declaration is omitted it is assumed to be implicit net, the default data type is net. ठीक है, वो कहता है कि अगर हम किसी इन दोनों को डिक्लेयर नहीं करते, ठीक है, तो और यूज कर रहे होते हैं नीचे के इनका नाम, तो ये उसको इम्प्लिसिट यानी कि फोर्सफुली उसको वायर बना देता है, नेट डाटा टाइप का कर देता है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो डाटा टाइप होती है वो हमारे पास वायर होती है। ठीक है, तो अगर हम ये डिक्लेयर नहीं भी करते तब भी वो इसको ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर देता है एज द नेट या वायर। ठीक है,
तो ये अब कोड देखते हैं, कोड में क्या है जी। ये कोड में उसने एक मॉड्यूल बनाया हुआ है, इंटरनल सिग्नल्स एंड पैरामीटर यूज इन द मॉड्यूल थॉट एज इंटरकनेक्शन, ठीक है, वो सिग्नल्स को बता रहा है। अच्छा, तो ये वही कंपैरेटर की आई गेस एग्जांपल, हाँ इम्प्लिसिट बना दिया, ठीक है, EQ1 थी, अब EQ इम्प्लिसिट बना दिया, ठीक है। उसी तरह इनपुट, अब यहाँ पे वायर डिक्लेयर नहीं किया, तो डाटा टाइप अगर वायर ना हो तो बाय डिफॉल्ट, कुछ ना हो तो बाय डिफॉल्ट जो है वो वायर ही कंसिडर की जाती है, तो ये भी वायर होगा, ये भी वायर होगा, और आउटपुट बताया और कोई डाटा टाइप नहीं बताई तो ये भी वायर होगा, तो ये इम्प्लिसिटली वायर हो गई। उसके बाद P0 कहीं नहीं बताया हुआ कि P0 यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट खुद ही से वो अज्यूम कर लेता है कि ये वायर ही है हमारे पास, ठीक है, उसको फोर्सफुली वायर जो है वो बना देता है। और EQU जो है ये भी नहीं बताया था, तो ये सारी जो है एज अ वायर जो है वो कर देता है, ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। यस सर। यस सर। ओके जी, उसके बाद हम चलते हैं स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन पे। अब थोड़ी सी चीज़ जो है वो आगे इनहेंस हो रही है, कम्प्लेक्स हो रही है, ठीक है। लेट्स से वी हैव टू एक्सटेंड द कंपैरेटर ऑफ 2 bit output in true when both bits of A and B are equal। अब वो जो कह रहा है, हमने जो कंपैरेटर बनाया था, किधर गया ये कंपैरेटर बनाया था, ये I0 की 1 बिट थी, I1 की भी 1 बिट थी। अब वो कहता है जी इस 1 बिट की जगह मैं I1 की 2 बिट्स और I2 की 2 बिट्स कर दूं, तो हम किस तरह बनाएंगे। ठीक है, उसको देख लेते हैं। वो कहता है जी, ठीक है, लेट्स से वी हैव टू एक्सपेंड द कंपैरेटर टू 2 बिट, ठीक है, 2 बिट पे करना है, और उसने बता दिया कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आउटपुट इज ट्रू व्हेन बोथ बिट ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। तो वो कहता है जी ये ट्रू सिर्फ उसी टाइम होगा जब दोनों बिट्स ए एंड बी की इक्वल होंगी, जैसे कि A0 इक्वल टू B0 एंड A1 इक्वल टू B1, ठीक है, ये होना ज़रूरी है कि A0 को B0 के इक्वल होना चाहिए, A1 को B1 के इक्वल होना चाहिए, तब उस सर्किट की आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी, अदरवाइज आउटपुट इसकी क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि हम ट्रुथ टेबल दोबारा से बनाएं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब 8 4 है ना, तो 16 का हमारे पास टेबल बनेगा, तो उस 16 के टेबल में फिर हम मिन टर्म्स लें और फिर आगे काम करें। तो उसके बजाय इसने क्या किया हुआ है, इसने सिंपली जो है इसी लॉजिक को यूज़ किया हुआ है कि ये यहाँ पे 1 होंगी। अब ये देखें, तो आपके पास अब इनपुट से हम शुरू करें, अगर इनपुट हमारे पास जो है वो, इनपुट जो है वो वायर डाटा टाइप है, और ये कितने बिट का है, कोई बता सकता है मुझे। इनपुट कितने बिट की है। सर 2 0 से 1। 0 से 1, 2 बिट बिल्कुल। तो 2 बिट की हमारे पास यहाँ पे इनपुट है, यानी कि ए भी 2 बिट का है और बी भी 2 बिट का है, ठीक है। ये इसने लिखा हुआ है A0 एंड A1, B0 एंड B1, 2 2 बिट की। आउटपुट हमारे पास 1 बिट की है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल सिग्नल को अभी छोड़ दें, इसको छोड़ दें, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है जी ज़रूरी है कि A0 B0 का इक्वल होना और A1 एंड B1 का इक्वल होना ज़रूरी है। तो वो 4 कंडीशंस हैं जहाँ जिस केस में ये चीज़ ट्रू होगी, ठीक है। अगर आप ट्रूथ टेबल इसका पूरा बनाएं, तो ए एंड बी का अगर मैं बनाऊं, तो 0 0 0 0, ठीक है। उसके बाद मैं 0 1
1 0 1 1, ठीक है, ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। उसके बाद ये हो जाता है 0 1 हो जाएगा और ये 0 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 0 1 1 0 1 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 0 1 0 1, उसके बाद 1 0 0 0 1 1 1, ठीक है, और ये 1 0 1 0 1 0 एंड यहाँ पे आएगा 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। तो ये सारी कॉम्बिनेशंस मैंने लिख दी, ठीक है। ये ए ऑफ 0 है, मैं इसको बोल देता हूँ ए ऑफ 0, और ये ए ऑफ 1 है, ठीक है। इसी तरह ये बी ऑफ 0 एंड बी ऑफ 1, ठीक है। तो कंडीशन क्या रखनी है, कंडीशन ये है कि ए 0 एंड बी 0 सेम होने चाहिए और ए 1 और बी 1 सेम होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। तो हम अगर देखें कहाँ कहाँ पे आएगी ये कंडीशन ट्रू, ठीक है, इधर ट्रू है, इधर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रू नहीं है क्योंकि बी 0 और ए 0 जो है वो सेम नहीं है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा क्योंकि बी 1 और ए 1 ट्रू नहीं है, ठीक है, तो ये भी 0 आ जाएगा। इसी तरह ये भी यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि ए 0 एंड बी 0 सेम है, ए 1 एंड बी 1 सेम है, तो यहाँ पे 1 आएगा। खैर ये दो कंडीशंस मैं आपको यहाँ पे बता दिए, एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है। इसी तरह आगे देखना और भी कंडीशंस, दो और कंडीशंस आएंगी, ठीक है। तो हमने मिन टर्म्स लेना होता है, मिन टर्म्स ये इसने लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे सारे 0 हैं, तो इसने क्या लिया हुआ है, ए 1 का नॉट एंड बी 1 का नॉट, फिर एंड किया हुआ है ए 0 का नॉट एंड बी 0 का नॉट, ठीक है। तो हमने क्या करना था, सम ऑफ मिन टर्म्स होती है ना, तो पहले इनको दोनों को एंड किया हुआ है, फिर इन दोनों को आपस में एंड किया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर ये वाली कंडीशन आती है तो 0 1 हो जाता है, ठीक है, नॉट करके मैं कह रहा हूँ, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो आंसर पी 0 का उस टाइम क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। जब ए वन बी 1 और ए 0 बी 0 की तमाम की वैल्यू क्या है, 0 है, उस टाइम पे पी 0 जो है ये एक्टिव होगा, ये आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। किसी को ये बात समझ ना आई हो, सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना। अच्छा, उसके बाद ये जो सेकंड कंडीशन है यहाँ पे देखें, A1 B1 दोनों 0 होंगे, यानी कि ये वाली नीचे की कंडीशन होगी, और A0 और B0 जो है वो आपके पास क्या होंगे, दोनों 1 होंगे, ठीक है। तो ये दोनों 1 होंगे और ये दोनों, ये वाली कंडीशन है सेकंड कंडीशन, ठीक है। A1 क्या है, 0 है, 0 का इन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1, B1 भी ये 0 है, इसका इन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा, दोनों एंड है, एंड होंगे तो 1 आएगा इसका आंसर। यहाँ पे ये ऑलरेडी 1 है और ये भी 1 है, तो हमारे पास यहाँ पे भी कंडीशन क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। तो ये सेकंड वाली अगर ये वाली चीज़ आई तो ये P1 जो है वो तब ट्रू होगा, ठीक है। इसी तरह P2 भी आप निकाल लीजिएगा और P3 भी निकाल लीजिएगा, यहीं टेबल में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो ये लास्ट वाली कंडीशन होगी, ठीक है, जहाँ पे A1 भी 1 है, B1 भी 1 है, A0 भी 1 है और B0 भी 1 है, तब ये क्या होगा, P3 होगा। तो ये P3 वाली कंडीशन है, ये P0 वाली है और ये P1 वाली है। इसी तरह एक और होगी हमारे पास P2 वाली, ठीक है, वो कहाँ पे आ रही है,
दोनों 1 है, B1 A1 और B1 दोनों 1 होंगे। A1 ये वाली, ठीक है, ये P2 की कंडीशन। तो इसने ये सर्किट बना दिया, ठीक है, P0 P1 P2 एंड P3, ठीक है। ये तो मिन टर्म्स निकाल लिए उसने। अब हमने क्या करना होता है, उनको और भी तो करना होता है। तो और करने के लिए इसने क्या किया कि P0 P1 P2 और P3 इनमें से कोई भी एक 1 होगी तो आउटपुट हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। आउटपुट हमारे पास 1 आ रहा है उस टाइम पे, कोई भी एक इनपुट भी होगी। तो इसने ये EQ AE QB जो है, ये जो है आउटपुट है, इसको असाइन कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास इनमें से कोई भी एक इनपुट 1 होगी अगर, और एक वक्त में एक ही होगी, कोई भी एक 1 हो गई तो आउटपुट क्या आगे 1 आएगा हमारे पास। कंपैरेटर जो है वो वही काम करेगा जो हम रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब वो कहता है जी, कैन वी यूज ऑलरेडी डिजाइन 1 बिट इक्वालिटी कंपैरेटर और दैट एफर्ट्स इन्वेंट वेन, ठीक है। तो कहता है जी, पहले से जो हमने एक बिट का कंपैरेटर बनाया है, क्या उसी को हम 2 बिट का कंपैरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हमारे जो एफर्ट है वो ज़ाया जाएगा सारा। तो वो कहता है यस वी कैन डू दैट, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन में या मॉडलिंग में बेसिकली हम इसको परफॉर्म करेंगे अभी। तो कैसे होगा, ये A0 B0 का एक मॉड्यूल है, ये A1 B1 का एक मॉड्यूल है, ठीक है। वही कंपैरेटर जो हमने पीछे अभी किया था। तो ये 1 बिट का कंपैरेटर, ठीक है। उसमें क्या आ रहा था I0 I1 और इसकी आउटपुट क्या थी EQ। ये दूसरा भी I0 I1 और इसका EQ। अब सिर्फ ये करना है कि इनकी जो आउटपुट है उसको एंड भी करना है, क्योंकि दोनों एंड भी हो रहे थे, ठीक है। ये जो चीज़ थी ये दरमियान में एंड भी हो रहे हैं, तो ये उसी चीज़ को परफॉर्म करने जा रहे हैं हम, ठीक है। अब वो जो कंपैरेटर बना था उसी को हमने रीयूज़ करना है, ठीक है, जो हमारे पास था। तो उसको कैसे करेंगे, ये ऑलरेडी बिल्ड मॉड्यूल हमारे पास पड़ा हुआ है ये, ठीक है, जो कि हमने सॉरी ये हमने लास्ट टाइम बनाया है, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा था, इनपुट थी हमारे पास ये I0 I1 और एक आउटपुट थी EQ, और हमने यहाँ पे वो मिन टर्म से ये चीज़ बनाई थी, ठीक है। और उसकी आउटपुट क्या थी EQ, ठीक है। ये पहले से बना हुआ था, उसका नाम क्या था EQ1। अब इस मॉड्यूल को एक दूसरे मॉड्यूल के अंदर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मॉड्यूल बना के आपने साइड पे फाइल रख दी। अब एक नया मॉड्यूल बनाया, ठीक है, उसी प्रोजेक्ट के अंदर एक नया मॉड्यूल बनाया। अब इसको कॉल करेंगे उसके अंदर, ठीक है। कैसे, पहले तो हम देखेंगे जो हमारा रिजल्टेंट मॉड्यूल है उसकी इनपुट आउटपुट क्या है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट हमें चाहिए जो उसकी ये इनपुट्स हैं A0 B0 A1 B1, और एक आउटपुट है उसकी ये वाली, ठीक है। तो उसने ये बता दिया इनपुट वायर 0 से 1 AB और आउटपुट वायर AQ, ठीक है। ये वही 2 बिट का कंपैरेटर। फिर उसने ये इंस्टेंसिएशन बनाई है। इंस्टेंस किस चीज़ का बनाया है, जो हमारे पास ऑलरेडी मॉड्यूल 1 बिट का बना हुआ था। अब ये कैसे बनाते हैं, इसका सिंटेक्स है, ठीक है। सिंटेक्स क्या है कि आपने सबसे पहले इसका नाम लिखना है जिसको आपने कॉल करना है। जिस तरह फंक्शन का नाम कॉल करते थे इसी तरह इसका नाम कॉल करना है। सबसे पहले उसका नाम लिखना है, फिर उस यूनिट का जो नाम देना चाह रहे हैं आप वो देखें, ठीक है। और ये यूनिक होना चाहिए। यूनिट का नाम मीन्स कि ये अब इस नाम से इसकी कॉपी बनेगी। ये ओरिजिनल का नाम, ये जिस नाम से आपने कॉपी बनानी है वो लिखना है, ठीक है। तो इसने EQ बिट 0 यूनिट के नाम से लिख दिया। आप EQ बिट 0 कोई भी अपनी मर्जी से नाम रख सकते थे इसका, ठीक है। तो ये नाम यूनिक होना ज़रूरी है। उसके बाद आप ये ब्रैकेट डालते हो, सेम जिस तरह फंक्शन में ब्रैकेट डालते थे और उसके इनपुट और आर्ग्यूमेंट देते थे, यहाँ पे भी आपने इनपुट आर्ग्यूमेंट देने हैं, लेकिन उसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो फंक्शंस का होता था, ठीक है। इसमें आपने बाउंड भी करना होता है और प्लेसमेंट के लिहाज से भी आप दे सकते हैं, दोनों तरीक़ों से दे सकते हैं, दोनों मैं भी बताऊंगा।
सबसे पहला है बाउंड तरीका। बाउंड तरीका ये है कि जिसमें आप की जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन नाम मैटर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले डॉट लिखना होता है आपने। डॉट के बाद जिसको आपने कनेक्ट करना है यहाँ के जिस मॉड्यूल से, ठीक है, I0 इस मॉड्यूल का है, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा, I0 को A0 के साथ कनेक्ट कर देगा। तो ये जो वायर बनेगी A0 की, ये I0 के साथ कनेक्ट हो जाएगी पहले मॉड्यूल की। इसी तरह कॉमा लगा के फिर डॉट I1 को बाउंड कर देगा ये B0 के साथ। तो ये जो B0 होगा हमारे पास, ये कनेक्ट हो जाएगा I1 के साथ। और इसी तरह डॉट EQ जो आउटपुट थी ये E0 के साथ कनेक्ट कर दी इसने। ठीक है, E0 बेसिकली इंटरनल सिग्नल ली। ठीक है, ये वाला मॉड्यूल हुआ। अभी नीचे वाला करना है। नीचे वाले का भी सेम उसी तरह इसने किया है कि मॉड्यूल का नाम लिखा, जो भी मॉड्यूल आपने कॉपी बनानी है जिसकी, उसके यूनिट का नाम लिखा। ठीक है, उसके जो कॉपी है उसका नाम लिखा। तो अब कॉपी का नाम देखें, यूनिक रखा है इसने। ठीक है, इधर बिट 0 आया हुआ है, इधर बिट 1 आया हुआ है। तो आपने यूनिक नेम रखना, कि सेम नेम लिखेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि कॉपी का भी एक नाम यूनिक नेम होना चाहिए आपके पास। उसके बाद डॉट EQ E1 तो अब इसने क्या किया, इसको पहले कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उससे मैंने कहा था ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, नाम से फर्क पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, कि किसको किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह I0 को इसने कनेक्ट कर दिया A1 के साथ, तो I0 को इसने A1 के साथ कनेक्ट कर दिया, और I1 को इसने B1 के साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ तक सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर क्या करना है, ये E0 और E1 जो है इनको आपस में एंड करना है, और ये थ्रू असाइन स्टेटमेंट किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है लाजमी, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो गड़बड़ करते हैं। इसी की बेसिकली प्रैक्टिस करको देख के कर लो एक दफ़ा, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आपने करना क्या है, एक मॉड्यूल ये बनाया, ठीक है, उसके बाद एक और नया मॉड्यूल बना के उसमें ये वाला कोड लिखना है। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपकी हायरार्की में ये मॉड्यूल जो है, इसके नीचे एक ये मॉड्यूल 2 कॉपीज इसकी बनी हुई होंगी। ठीक है, और किस नाम से बनी होंगी, EQ बिट 1 बिट बिट 0 यूनिट और EQ बिट 1 यूनिट। तो ये जब आप वो साइड पे नज़र आ रहा होता है ना मॉड्यूल्स वगैरह, तो उस मॉड्यूल में एक EQ2 मॉड्यूल होगा, EQ2 मॉड्यूल होगा, उसके अंदर फर्दर आपके पास दो होंगे, एक EQ बिट 0 के नाम से और एक EQ बिट 1 के नाम से। ठीक है, तो ये दो मॉड्यूल्स के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, सेम जिस तरह आप किसी मेन प्रोग्राम के अंदर कोई और फाइल्स कॉपी करते जाते हो, तो ये भी इसी तरह ही होती है। ठीक है, तो ये यूनिट 1 का भी कर दिया और यूनिट 2 का भी कर दिया। अच्छा, अब ये कह रहा है ऑर्डर डजंट मैटर इन दिस फॉर्म। क्यों? क्योंकि हमने डॉट करके उसको उसके साथ कनेक्ट कर दिया, उस सिग्नल को सिग्नल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये वो बता रहा है कि जब इंस्टेंस बनाते हैं तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल नेम, इंस्टेंस नेम, डॉट पोर्ट नेम, सिग्नल नेम। ठीक है, तो ये आपने देना होता है। मॉड्यूल का नाम जिसको आपने कॉपी करना है, जैसे कि EQ1 है, इंस्टेंस का नाम यानी कि उसकी कॉपी का नाम जो आपने रखना है, ये रखा हुआ है उसने। ठीक है, उसके बाद डॉट पोर्ट नेम ओरिजिनल इसका। ठीक है, पोर्ट नेम क्या है, डॉट I0। ठीक है, पोर्ट मीन सिग्नल आउटपुट इनपुट, इनपुट आउटपुट जो है। ठीक है, उसका नाम, और इस ब्रैकेट में आपने लिखना है कि किसको कनेक्ट करना है। ठीक है, A0 को कनेक्ट किया था हमने, फिर I1 को B0 के साथ कनेक्ट किया, EQ को E0 के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, और उसके बाद ये सेमी कॉलम, बस ये काम खत्म करना है। ठीक है, ये करके सेमी कॉलम, तो ये एक लाइन में आपकी वो कॉपी हो जाती है। अच्छा, ऑर्डर डजंट मैटर इन दिस फॉर्म, एक और फॉर्म है जिसमें आप ऑर्डर में लिख देते हो। ठीक है, उसमें फिर सिग्नल को कनेक्ट डायरेक्ट नहीं करते, आप ऑर्डर से कनेक्ट करते हो। ठीक है, जैसे कि
ये वही नाम लिखा, इंस्टेंस का नाम लिखा, अब यहाँ पे A0 B0 और E0 कर दिया इसने डायरेक्ट। ठीक है, तो ये किसके ऑर्डर पे चलेगा? ये ऑर्डर चलेगा जो आपके मॉड्यूल का ऑर्डर है। इस मॉड्यूल में सबसे पहले I0 आ रहा है, डिक्लेयर हुआ है, तो A0 जो है वो I0 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? I1 है, तो I1 के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उससे अगला E0 है, वो EQ के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है आपका। ठीक है, आप B0 अगर यहाँ पे लिख दें, A0 यहाँ पे लिख दें, तो चीज़ गलत हो जाएगी आपके पास। ठीक है, वो उसका सीक्वेंस गलत हो जाएगा, या E0 मैं इधर ले आऊँ तो सीक्वेंस गलत हो जाएगा। फिर वो E0 अगर मैंने इधर लिखा तो किस चीज़ के साथ कनेक्ट होगा E0? हाँ जी, E0 अगर मैंने यहाँ पे लिखा है पहली में, तो E0 किसके साथ कनेक्ट हुआ? हाँ जी, जवाब दें। B0 के साथ हो जाएगा सर। E0 I0 के साथ होगा। ठीक है, यहाँ का सीक्वेंस देखना है अच्छा सर, कि जो, ऊपर वाले के लिहाज से जी सर, वो I0 ठीक है, तो हो जाएगा। E0 अगर मैंने यहाँ पे लिखा A0 की जगह, तो वो I0 के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम नहीं चाहते, हमने तो आउटपुट के साथ कनेक्ट करना था। तो इसमें सीक्वेंस मैटर करता है। पिछले में देखें तो ये देखें, EQ पहले लिखा हुआ था। ठीक है, E1 पहले लिखा हुआ था, तो इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने उस सिग्नल का नाम लेके बता दिया कि इसके साथ कनेक्ट हो जाओ। यहाँ पे क्योंकि नाम नहीं है, यहाँ पे खाली ऑर्डर है, इस वजह से सीक्वेंस मैटर करता है कि पहला क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा। ठीक है, जिसको जो यहाँ पे पहला कनेक्ट है उसके साथ जो कनेक्ट करना है वो पहले लिखना है आपने। ठीक है, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, जिस सीक्वेंस में चलते जाएंगे उस सीक्वेंस में आपने यहाँ पे भी उसी तरह डिक्लेयर करना है। ठीक है जी, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद वेरीलॉग प्रिमिटिव्स देख लेते हैं हम लोग। प्रिमिटिव्स बेसिकली जो बिल्ड इन इसके फंक्शंस होते हैं, बिल्डिंग चीज़ें होती हैं, उसको बेसिकली प्रिमिटिव बोल रहे हैं। ठीक है, वो क्या चीज़ है? वो कहते हैं जी, अगर हमने ये सर्किट बनाना है, ये वाला, ठीक है, ये कंपैरेटर ही है, तो हम जो है बिल्ड इन इनमें गेट्स होते हैं, नॉट एंड और, उनको भी यूज़ करते हुए बना देते हैं। ठीक है, खैर ये चीज़ बहुत कम यूज़ होती है, बहुत कम। ठीक है, तो इसने क्या किया हुआ है कि वही प्रिमिटिव के थ्रू जो है वो कंपैरेटर बनाया हुआ है। तो EQ1 प्रिमिटिव के नाम रखा हुआ है इसने, जो मर्जी नाम रख लें, I0 I1 और EQ इनपुट। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, ये सर्किट बनाना है ना हमने, तो इसने क्या किया हुआ है, I0 को, अच्छा ये गेट्स जो है बिल्ड इन होती हैं, ये आपको बोल्ड नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये बिल्ड इन नेम्स है। तो नॉट गेट इसने यूज़ किया हुआ है, नॉट गेट का यूनिट 1 नाम रखा हुआ है इसने। ठीक है, तो इसका नाम जो है वो उसने यूनिट 1 रखा हुआ है। ठीक है, ये नेमिंग जो है वो हर चीज़ को आपने देना है, जिस चीज़ को भी कॉल करेंगे उसकी कॉपी बनेगी और उसका नाम देना है यूनिक। ठीक है, तो यूनिट 1 इसका नाम दिया हुआ है, इसका यूनिट 2 नाम दिया हुआ है, अगले इसका यूनिट 3 यूनिट 4 एंड यूनिट 5 के नाम से दिया हुआ। आप कोई भी नाम दे सकते थे, नॉट 1 के नाम से, नॉट 2 के नाम से, जो भी आपका दिल करे, लेकिन यूनिक नेम होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, यूनिट 1 इसका और इसका दोनों का नाम नहीं रख सकते। ठीक है, एक जगह पे दो सेम नेम वाली चीज़ें नहीं होंगी। तो नॉट गेट इसने बनाया। अब ये जो नॉट गेट आपके पास बिल्ड इन होता है, इसमें इस साइड पे इनपुट होती है और इस साइड पे आउटपुट होती है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह जो एंड गेट है, इनकी ये दो इनपुट्स होंगी अगर दो इनपुट वाला ले रहे हैं, और ये इसकी आउटपुट होगी। ठीक है, तो इसमें पोजीशनिंग जो है वो आपको चाहिए होती है। तो नॉट क्या किया, I0 वैल्यू दी, उसका नॉट होके यहाँ से आपको रिटर्न मिलेगा। तो I0 गया और I0 डैश इनपुट n जो है वो आपके पास, यानी कि नॉट होके वापस आया हमारे पास। तो यहाँ से
I0 नॉट जो है हमारे पास मिल जाएगा। इसी तरह I1 और I1 का नॉट यहाँ से मिलेगा। तो I1 मैंने भेजा और I1 का नॉट जो है वो हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, ये बिल्ड इन है आपके पास गेट्स। उसके बाद I0n और I1n को हमने एंड गेट में सेंड करना था, तो इसने यही किया हुआ है। I0n और I1n को इसने नॉट गेट में सेंड किया हुआ है। उसकी आउटपुट जो है वो P0 हमें यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये P0। उसके बाद I0 और I1 एज इट इज़ सेंड किया हुआ है इस एंड गेट में, तो ये एज इट इज़, और P1 हमें आउटपुट पे मिलेगा। ये P1 मिला। और उसके बाद इनको दोनों को और करना था, तो ये और गेट लगा के उसने P0 एंड P1 को और करके EQ में उसको आउटपुट मिल जाएगी। तो ये वही कंपैरेटर विथ प्रिमिटिव्स वेरीलॉग जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ। ऑल दो इसको हम लोग बहुत कम कभी कभी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम जो है वो जो पिछली हमने किया है उसी तरह यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कोड जो है वो बहुत बड़ा कोड बना है। अब ये देखें, 1 2 3 4 5 लाइनों में हमने वो कोड लिखा है जो कि पिछले हमने 3-4 लाइन में कर लिया था। अगर मैं कोड दिखा दूँ आपको, ठीक है, ये 1 2 3 लाइनों में हमने वही कोड किया था जो कि हमें 5 लाइनों में करना पड़ा है। और फिर हमें पोजीशनिंग भी रखनी पड़ती है कि इसकी पोजीशन किधर रखनी है और ये उधर से उधर आएगा। थोड़ा सा बड़ा कोड हो जाए तो वो इसमें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम प्रेफर करते हैं या हम कोडिंग ही दूसरे में कर रहे होते हैं। ये खाली बताने के लिए था कि ये चीज़ भी हो सकती है। आप छोटे मोटे कोड जो है वो आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन बड़ा कोड जो है वो आपको दूसरे में ही करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारे पास टेस्ट बेंच आते हैं। टेस्ट बेंच क्या होते हैं जी? टेस्ट बेंच होते हैं जी, हमने सर्किट बना लिया, अब उस सर्किट को टेस्ट करना है हमने। ठीक है, टेस्ट करने के लिए हमें सिग्नल्स देने पड़ेंगे। ठीक है, जिस तरह आपने डीएलडी में सर्किट्स बनाए थे और फिर आपने बोर्ड के थ्रू उसको डिफरेंट वैल्यूज़ दी थी और फिर चेक किया था, अच्छा यार ये ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब है ये हमारे पास जो आउटपुट सही दे रहा है, तो ये जो सर्किट मैंने बनाया है ये सही है। इसी तरह डिजिटल सर्किट्स को जो है हम चेक करने के लिए, अगर हमने हार्डवेयर बना लिया इसका इन कोडिंग, तो अब उसको टेस्ट करना है। ठीक है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम खुद टेस्ट बेंच बनाते हैं एक। ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर में ही टेस्ट बेंच होता है हमारे पास, वो उसको हम फिर जो है वो अपनी उस चीज़ को टेस्ट करते हैं। वी रोट अ कोड ऑफ डिजिटल सर्किट टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर व्हेन अ सेट ऑफ इनपुट इज गिवन। ठीक है, तो हम एक सर्टेन मैनर में कहते हैं ये इनपुट आएगी, ये आउटपुट आनी चाहिए। But how we can check that what we have wrote will work, will make a hardware which will behave as we had intended। जैसे हमने सोचा है वैसे ही वो behave कैसे करेगा, हम कैसे check करेंगे? Do we need to fabricate an IC and give different input physically and check the things are right? ठीक है, तो हम क्या उसकी IC पहले बनाएंगे, फिर उसको फिजिकली वैल्यू देंगे, उसके बाद चेक करेंगे? तो वो तो फ़ायदा तो कोई ना हुआ हम इतनी एफर्ट करने का कि कोडिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कहते हैं नो, हम क्या करेंगे, हम वर्चुअली उसको सिग्नल्स देंगे और फिर उसकी आउटपुट चेक करेंगे। वी कैन जनरेट डिफरेंट इनपुट वर्चुअली थ्रू वेरिलॉग कोड कॉल्ड टेस्ट बेंच एंड देन can give these input to our design code to verify it using some simulator showing the waveform। ठीक है, तो हम लोग उसको इनपुट देंगे और कुछ सिमुलेटर यूज़ होंगे जो कि हमें आउटपुट बता रहे होंगे, जो कि आप लोग लॉजिक एनालाइजर जिस तरह यूज़ करते हैं। सो नाउ वी will learn how to create a virtual input through test bench written in Verilog। तो अब हम देखते हैं कि हम लोग टेस्ट बेंच किस तरह वेरीलॉग में लिखते हैं। अच्छा, अब टेस्ट बेंच लिखने का जो मेन मकसद ये होता है कि आप लोग जो है वो उस मॉड्यूल को अंडर टेस्ट रख के उसको डिफरेंट इनपुट दें। ठीक है, हमने एक मॉड्यूल जो है वो 4 बिट सॉरी 2 बिट कंपैरेटर जो है वो हमने बना लिया, या सिंपल 1 बिट का कंपैरेटर बना लिया। उसके बाद उसको टेस्ट करना है। ठीक है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हमें एक और मॉड्यूल बनाना पड़ता है
जिसे हम टेस्ट बेंच बोलते हैं। अच्छा, टेस्ट बेंच बनता किस तरह है? इसकी पहली जो लाइन होती है वो होती है आपकी नोटेशन ऑफ टाइम, यानी कि आप जो सिग्नल दे रहे हो वो कितने माइक्रो सेकेंड या पिको सेकेंड का होगा। ठीक है, तो इसमें मज़ीद डिटेल में हम में जाएंगे जब टेस्ट बेंच को ज़्यादा डिटेल में करेंगे। अभी खाली ओवरव्यू होता है कि आपको टेस्ट बेंच बनाना आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम स्केल होता है कि हमने इसकी रेजोल्यूशन क्या रखनी है। ठीक है, कि मिनिमम कितनी रेजोल्यूशन की आपकी हो सकती है जो पढ़ सके, और उसका एक यूनिट का टाइम जो है वो कितना होगा हमारे पास। ठीक है, इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। उसके बाद आपने नंबर ऑफ इनपुट्स मॉड्यूल और उसका नाम लिखना होता है। ठीक है, इसका नाम उसने लिखा हुआ है EQ2 टेस्ट बेंच। तो ये टेस्ट बेंच बनाना चाह रहा है EQ2 नाम से। ठीक है, उसके बाद इसने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स बतानी होती है। अच्छा, अब इसमें इनपुट आउटपुट कोई नहीं होती टेस्ट बेंच के अंदर, इनपुट आउटपुट कुछ भी नहीं होता। ठीक है, टेस्ट बेंच में इंटरनल सिग्नल्स ही होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो टेस्ट बेंच को आप ये समझ लें कि आपके पास एक डब्बा है, एक बॉक्स है जिसके अंदर हमारा वो जो कोड है वो पड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको सिग्नल देते हैं और यहाँ पे फिर इसकी आउटपुट आती है, उस आउटपुट को नोट कर रहे होते हैं इन फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म। ठीक है, तो ये वेव फॉर्म की फॉर्म में हमें जो है आउटपुट मिल जाती है। हम सिग्नल देते हैं, उसको चेक करते हैं वेव फॉर्म में क्या आ रहा है, फिर सिग्नल चेंज करते हैं, फिर हम देखते हैं। तो टेस्ट बेंच की कोई इनपुट या आउटपुट नहीं होगी। ठीक है, हाँ, ये वो जो यूनिट अंडर टेस्ट है जिसको हमने, जिस सर्किट को हमने टेस्ट करना है वो इसके अंदर इंस्टेंशिएट होगा। ठीक है, और कुछ इंटरनल सिग्नल होंगे जैसे कि ये वाले हैं और ये वाला सिग्नल है। तो इसने कह रहा है जी नो इनपुट आउटपुट्स। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है जी, रेज 2 बिट का टेस्ट इन 0 एंड टेस्ट इन 1। ये किसको टेस्ट कर रहा है? ये जो हमने अभी ये वाला सर्किट जो बनाया है 2 बिट का कंपैरेटर, इसको बेसिकली वो टेस्ट करने जा रहा है। ठीक है, इसका नाम क्या रखा था? EQ2। देखते हैं यही है, हाँ, ये EQ2 को बेसिकली टेस्ट करने जा रहा है। तो EQ2 अगर हम देखें तो इसकी 2 बिट की A था और 2 बिट का B था। तो इसने उसका नाम क्या रख दिया? टेस्ट इन 0। और ये कितने बिट का है? 2 बिट का। और टेस्ट इन 1 इसका भी 2 बिट है। और इसकी आउटपुट है वो टेस्ट आउट नाम रखती है। अब यहाँ पे ये देखने वाला चीज़ है कि ये रेज रखी हुई है और ये वाई रखी हुई है। ठीक है, ये आगे जब हम रेज पढ़ेंगे तो मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि ये रेज क्यों रखा था और ये वायर क्यों रखी हुई है। ठीक है, फिलहाल ये देख लें कि जो इसकी इनपुट्स होंगी, यानी कि जो हमारे सर्किट की ये वाली इनपुट्स होंगी, ये हमेशा रेज होंगी, और ये जो इसकी आउटपुट होगी ये वायर होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद EQ को नाम इसने रख दिया UUT। ठीक है, EQ2 क्या था? 2 बिट वाला कंपैरेटर था मतलब, तो उसका नाम इसने रख दिया UUT। UUT मींस यूनिट अंडर टेस्ट। ठीक है, तो यूनिट अंडर टेस्ट, इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये खुद ही UUT नाम रख देता है इसका। अच्छा, A 2 बिट का था, उसको इसने कनेक्ट कर दिया टेस्ट इन 0 के साथ। B भी 2 बिट का था, उसको इसने टेस्ट इन 1 के साथ कनेक्ट कर दिया। और ये जो आउटपुट थी उसकी AEQ B, इसको टेस्ट आउट के साथ 1 बिट के साथ कनेक्ट कर दिया इसने। ठीक है, ये वही कनेक्शन जो इंस्टेंशिएशन में हमने देखा कि कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये एक नई चीज़ है आपके लिए, इनिशियल ब्लॉक। ठीक है, इसको बोलते हैं इनिशियल ब्लॉक। इनिशियल ब्लॉक और ऑलवेज ब्लॉक, ये 2 ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास। इनिशियल होता है एक ही दफ़ा चलता है, ऑलवेज होता है वो चलता रहता है। ठीक है, वाइल की तरह। इनिशियल का एक दफ़ा चलना है, हमने ये इनिशियल लगाना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, और कहीं हम ऑलवेज भी लगाएंगे, 2-3 साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के अंदर नहीं लगाना है, क्योंकि इनिशियल के अंदर ऑलवेज या ऑलवेज के अंदर इनिशियल नहीं आएगा। एक इनिशियल ख़त्म हुआ उसके बाद दूसरा ब्लॉक लगाना है आपको। ठीक है,
खैर इनिशियल का मतलब है एक दफ़ा चलना। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारा प्रोसेस जो है, ये यहाँ से इधर जा रहा है और ये यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। तो ये एक दफ़ा लाजमी चलेगा। ठीक है, अब उसमें करेगा क्या, टेस्ट इन 0 एंड टेस्ट इन 1 इनकी वैल्यूज़ लेगा। क्या वैल्यू रखी है, सबसे पहले 2 बिट की बाइनरी 0 0, तो दोनों की वैल्यू क्या रखी, 0 0। उसके बाद ये हैश 200 लगा है, इसका मतलब है 200 नैनो सेकेंड के बाद ये वैल्यूज इसकी चेंज करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली डिले दे रहे हैं हम। 200 नैनो सेकेंड के बाद क्या करेगा, टेस्ट इन 0 की वैल्यू 0 1 कर दी और टेस्ट इन 1 की वैल्यू वही रहेगी आपके पास जो थी पहले। ठीक है, खाली इसकी वैल्यू चेंज की है। उसके बाद 200 के बाद दोबारा चेंज कर दी। ठीक है, अपने रैंडमली। तो इसने तमाम कम्बिनेशन जो लग सकती थी वो इसने सारी नहीं लगी, इसने खाली 8 कम्बिनेशन लगाई। ठीक है, उसमें भी टेस्ट हो जाएगा। आप सारी लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। तो इसने 0 0 0 0 वाली दी, 0 1 0 0 वाली दी, 0 1 1 1 वाली दी, 1 0 1 0 वाली दी, 1 0 0 0 वाली दी, 1 1 1 1 वाली दी और 1 1 0 1 वाली दी इसने। तो ये कंडीशन देने के बाद यहाँ पे इसने स्टॉप लगा दिया। स्टॉप का मतलब है सिमुलेशन यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगी, आपके पास आगे नहीं चलेगी। अगर आप ये स्टॉप नहीं लगाते तो जो लास्ट वाली सिमुलेशन है ये काफ़ी देर तक चलती रहेगी। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप जो है वो स्टॉप लगा दें, ताकि उतने टाइम के बाद वो सिमुलेशन जो है रुक जाएगी, वरना वो आगे तक चलती रहेगी, आपको फिर जूम करना पड़ता है बहुत। ठीक है, तो ये स्टॉप, डॉलर स्टॉप का साइन लगा के आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद एंड, ये एंड किसका है, ये इस इनिशियल बिगिन बेसिकली ब्रैकेट की तरह यूज होते हैं, जिस तरह आपके वो करली ब्रैकेट यूज होते थे C++ में। इस तरह ये बिगिन और एंड जो है ये ब्रैकेट्स के तौर पे होते हैं। जहाँ से शुरू करना है वो बिगिन, और जहाँ पे ख़त्म करनी है वहाँ पे एंड लगाना है। तो ये इनिशियल ब्लॉक यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये सारा इनिशियल ब्लॉक है आपका। उसके बाद एंड मॉड्यूल करते हैं। इसकी अगर हम चीज़ें देखें तो इंटरनल सिग्नल्स हैं, उसके बाद जिसको आपने कनेक्ट करना है मॉड्यूल के अंदर, तो उसके बाद ये सिमुलेशन है। ये बता रहा है कि सिग्नल यूज इन इंटरनल ब्लॉक शुड बी टाइप ऑफ रेज। तो ये जो जिसको आप वैल्यू भेजनी है ये रेज होना ज़रूरी है हमारे पास। ठीक है, और ये बिगिन एंड लगाना है, ये वैल्यू जो आपने देनी है वो है, ये टाइम डिले है। ठीक है, तो वेट फॉर 200 टाइम यूनिट्स, ये जी 200 इंटू 1 नैनो सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड कहाँ से आया, ये जो ये टाइम स्केल हमने शुरू में दिया है 1 नैनो सेकेंड, ये उसके साथ आया। तो जितना भी ये डिले आप देंगे मल्टीप्लाई बाय ये जो पहली लाइन में लिखा होगा इससे मल्टीप्लाई करना है, तो उतना डिले बनेगा आपका। तो आप देखोगे कि ये पहले 200 के बाद 200 नैनो सेकेंड का, फिर ये 400 नैनो सेकेंड हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 होगा और 14 होगा और 16 होगा। तो 1600 नैनो सेकेंड के बाद आपके पास ये सिमुलेशन रुक जाएगी। ठीक है, तो हर एक जो है वो 200 नैनो सेकेंड का डिले देगा और एंड पे ये स्टॉप लगाना है। ना लगाएं तो सिमुलेशन आगे चलती रहेगी, वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन आपको जूम करके पीछे जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लें मुझसे। नो सर, क्लियर है। ओके जी, क्लियर है। इसकी प्रैक्टिस लाजमी ये जो कर लीजिएगा, ये जो इंस्टेंसिएशन मैंने आपको बोला है। ठीक है, आपने ये वाला पहले क्या करना है, ये वाला कोड लिखना है। ठीक है, मॉड्यूल बनाना है, ये वाला कोड लिखना है। उसके बाद नया मॉड्यूल बनाना है। ठीक है, नई फाइल, वही फाइल उसी फाइल में नहीं, नई फाइल में आपने एक नया मॉड्यूल बनाना है और उसमें ये वाला कोड लिखना है। ठीक है, तो आप खुद ही देखोगे कि जो आपकी हायरार्की साइड पे चल रही होती है उसके अंदर इस मॉड्यूल के नीचे 2 कॉपीज़ बनी होंगी EQ1 की। ठीक है, और इस नाम से बनी होंगी जिस जो यहाँ पे नाम दिए। चेंज करके देख लेना चीज़ें, तो आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा यार ये इस तरह काम कर रहा है।
ठीक है, इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इंस्टेंशिएशन मैंने करनी कैसे। ठीक है, और ज़्यादा स्टूडेंट फंसते ही इसी से हैं कि उनको इंस्टेंशिएशन नहीं आ रही होती है, उन्होंने उसकी कॉपी बनानी होती है लेकिन उनको कॉपी बनानी नहीं आ रही होती। ठीक है, ये सेम फंक्शंस की तरह काम करता है, लेकिन इसमें जो है वो सीक्वेंस मैटर करता है आपके पास। ठीक है, किसी में सीक्वेंस मैटर करता है या इस तरह कनेक्शन करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अच्छा, आपकी जो है वो सैटरडे को मैंने एक्स्ट्रा क्लास लेनी है 11 to 2। ठीक है, तो सैटरडे को जो है मैं इसमें ग्रुप में भी डाल दूंगा। सैटरडे को आप 11 से लेके 2 तक 3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास मैंने रखनी है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमारी मिस हो गई थी। ठीक है जी, अटेंडेंस मैं ले लूँ। चलो अटेंडेंस मैं लगा दूंगा, क्योंकि कईयों के सिग्नल इशू होंगे, तो अटेंडेंस मैं सबकी लगा देता हूँ आज की। ए सेक्शन ओके जी। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर हमारी सैटरडे को मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।